हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड पढ़ाई भी कर रहे हो आप सब। बेटा आज हम ग्रुप ए के लिए अप्लाइड फिजिक्स 1 का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट जो अपना चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट एंड मेजरमेंट उसको डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने आपको सिंपली फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसके बारे में समझाया था। फिजिकल क्वांटिटी वैसे सारे क्वांटिटीज को बोलते हैं जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो। ऑल सच क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। देन आफ्टर हमने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी अति आवश्यक है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों मिलके फिजिकल क्वांटिटी को पूरी तरह रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट समझाया था। सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने CGS, FPS, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में आपको बताया था। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल SI यूनिट एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके बारे में हम लोगों ने बस बातचीत की थी फर्स्ट लेक्चर में। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है यूनिट एंड डायमेंशन का, यूनिट एंड मेजरमेंट का, जिसमें हम लोग सेकंड टाइप की जो क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जो ना तो फंडामेंटल होता है और ना ही डिराइव्ड होता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो क्वांटिटी होता है, एक प्लेन एंगल को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं और एक सॉलिड एंगल को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं। दोनों का यूनिट आपको जानना है। समझते हैं सबसे पहले प्लेन एंगल के बारे में। अगर मान लो कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में तुमसे इसका डेफिनेशन पूछे तो आप सिंपली एक लाइन लिख सकते हो, इट इज नाइदर फंडामेंटल, इट इज नाइदर फंडामेंटल नॉर डिराइव्ड क्वांटिटी, नॉर डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो ना तो फंडामेंटल क्वांटिटी है और ना ही डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सबसे पहले हम लोग प्लेन एंगल के बारे में बातचीत करेंगे। प्लेन एंगल क्या होता है बच्चा? प्लेन एंगल को आप सिंपली एंगल बोलते आए हो अभी तक, वही प्लेन एंगल है। वेरी सिंपल। आपको पता है कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो इंक्लिनेशन पैदा होता है, इधर एक इंक्लिनेशन पैदा हुआ, ये एक इंक्लिनेशन है, ये एक इंक्लिनेशन है, दिस इज अनदर इंक्लिनेशन। ये सारा जो झुकाव पैदा हो रहा है उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। कंसिडर कर लो ये पॉइंट A है, इस पॉइंट को O बोल देते हैं, ये पॉइंट B है, ये C है और ये D पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 एंगल बन रहा है बेटा। एक AOC है, दूसरा एंगल BOC है, BOD है और AOC है। मीन्स प्लेन एंगल एक प्लेन में बनता है। 2 डायमेंशनल एंगल है ये। कैसा एंगल है ये? 2 डायमेंशनल एंगल है। जब एक प्लेन में दो स्ट्रेट लाइन AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो झुकाव पैदा होता है, डेट झुकाव, डेट इंक्लिनेशन इज कॉल्ड प्लेन एंगल। ठीक है। इसका एक यूनिट तो हमको पता है, इट्स यूनिट इज डिग्री। ये पहले से अपने को पता है। हम लोग बहुत सारा एंगल बनाए हो आप लोग बचपन में, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये जो डिग्री होता है ये प्लेन एंगल का एक यूनिट होता है। ठीक है। अब आप थोड़ा और इसके बारे में समझो। एक चीज ये आपको पता होगा कि कंसिडर करो बेटा, ये कोई सर्किल है और सर्किल में ये पॉइंट सर्किल का सेंटर है। सर्किल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाले लाइन को रेडियस बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट A पॉइंट पे है, वो इस तरह से इसके सर्कमफ्रेंस पे चलता हुआ पॉइंट B पे पहुंचा, ये भी रेडियस बोला जाएगा। तो उसने
सेंटर पे एक एंगल सबटेंड किया, प्लेन एंगल बनाया जिसको हम थीटा बोल रहे हैं, और ये बेटा लेंथ है एल, लेंथ ऑफ आर्क। ए बी जो आपका आर्क है, ए बी जो आर्क है उसकी लंबाई है लेंथ, रेडियस बेटा आर है और एंगल थीटा है। तो आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। ये जो थीटा है इसी को प्लेन एंगल भी बोलते हैं, एंगल भी बोलते हैं, एंगुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। इसका बाबू यहां से अगर आप देखो तो कोई यूनिट नहीं निकलने वाला, बिकॉज लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, रेडियस का भी ऐसा यूनिट मीटर होगा, मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो एक तरफ तो हम इसके यूनिट को एज्यूम कर रहे हैं, बट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलता है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। मीन्स ना तो यह फंडामेंटल है, ऐसा भी नहीं है कि किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये तो डिपेंड कर रहा है। लेंथ ऑफ आर्क बढ़ेगा जैसे जैसे ये डिस्टेंस ए बी बढ़ता जाएगा, ये एंगल थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो ये थीटा लेंथ ऑफ आर्क पे डिपेंड कर रहा। अब जब डिपेंड कर रहा है तो ये फंडामेंटल नहीं है। दूसरी बात कि ये डिराइव्ड क्वांटिटी भी नहीं है, बिकॉज डिराइव्ड क्वांटिटी होता तो डिराइव्ड क्वांटिटी के सेंस में इसके यूनिट निकलने चाहिए थे। जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। बट इसका तो वैसे भी यूनिट नहीं निकल रहा है, इसलिए ये ना तो फंडामेंटल होते हैं और ना ही डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं। इसका ऐसा यूनिट आपको माइंड में रखना पड़ेगा, द SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। इसका SI यूनिट क्या होता है बच्चा? रेडियन होता है। ठीक है बेटा। अब इसके दो यूनिट हैं आपके सामने, एक यूनिट इसका डिग्री है और दूसरा यूनिट रेडियन है। तो हम रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको माइंड में रखना पड़ेगा, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अब एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आपसे कोई पूछा 270 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। 270 डिग्री कितने रेडियन के बराबर? सिंपली आप यूनिटरी मेथड लगा लो, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 रेडियन, देयरफॉर 270 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 इंटू 270। तो बेटा एक जीरो से जीरो उड़ गया, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, मीन्स 3 पाई बाई 2 रेडियन। तो 270 डिग्री बराबर 3 पाई बाई 2 रेडियन। अगर रेडियन में है तो उसको आप डिग्री में, या डिग्री में है तो उसको आप रेडियन में, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज मैक्सिमम ऑल अबाउट प्लेन एंगल। प्लेन एंगल होता क्या है? तो जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इंक्लिनेशन पैदा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा प्लेन एंगल। अगर आप चाहो तो मैं डेफिनेशन भी आपके लिए लिख दे रहा हूं, व्हेन टू straight lines intersect each other, then the inclination का मतलब बेटा झुकाव, then the inclination at the point of intersection, inclination at the point of intersection is called plane angle। इसी को बेटा हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। ओके, प्लेन एंगल के दो यूनिट अपने को पता है, एक तो इसका यूनिट है बेटा डिग्री और इसका SI यूनिट क्या है? रेडियन। रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को माइंड में रखेंगे, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है, इस रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसको राइट करें। फिर जो सेकंड इसका है
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नंबर 2 सॉलिड एंगल, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहेंगे। राइट इट फास्ट। सेकंड जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो है बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आप सबने देखा भी है, कुछ अजूबा चीज नहीं है ये, आपने इवन की खाया भी है। सॉफ्टी वाला जो आइसक्रीम होता है जिसमें भर के बेचता है वो कोन जैसा, वही है सॉलिड एंगल। बर्थडे कैप एकदम आप फील करो, बर्थडे कैप। तो सॉलिड एंगल एक्चुअली में ये 3 डायमेंशनल एंगल है। इट इज अ 3 डायमेंशनल एंगल। ये एक 3 डायमेंशनल एंगल है बेटा। आपने इस मार्कर को ध्यान से देखो, इसमें ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, जो ब्लैक इसमें आपको दिख रहा है, इसका डिजाइनिंग कुछ ऐसा है कि इसके ऊपर एक सर्किल है, इसके ऊपर में एक सर्किल है, सर्किल का जो सेंटर है वहां से एक हम एक्सिस बना लिए, और इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर जब इस सर्किल के कॉर्नर के सारे पॉइंट से आके लाइंस मिल रहे हैं, तब इस पॉइंट पर एक 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है। ये जो आपका 3 डायमेंशनल एंगल यहां पे बन रहा है, ये 3 डायमेंशनल जो एंगल आपका बना, यही बेटा एंगल सॉलिड एंगल है। दिस इज सॉलिड एंगल। बस इसका आपको यूनिट माइंड में रखना है, तो इसका यूनिट दिमाग में रखिएगा। इट्स SI यूनिट इज ST रेडियन। इसका SI यूनिट ST रेडियन है, SR से भी इसको डिनोट किया जाता है। सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल एंगल है और इसका SI यूनिट होता है बेटा ST रेडियन। ठीक है, अब सॉलिड एंगल को प्रैक्टिकली आप बर्थडे कैप की तरह समझ सकते हैं, कोन वाला आइसक्रीम है उसको भी आप समझ सकते हैं। 3 डायमेंशनल एंगल होता है, ऊपर एक सर्किल है, सर्किल के सारे पॉइंट से, सारे सर्किल के जो पेरीफेरी वाले पॉइंट है, सर्कमफ्रेंस के जो पॉइंट है, सारे पॉइंट से लाइन आके एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। ये ऊपर सर्किल है, यहां से जितने सारे लाइन आ रहे हैं सब एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये कोनिक सेक्शन बन के रेडी हो रहा है। दिस कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, जल्दी से आप राइट करो। इसके बाद बेटा हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटी और उसके यूनिट के बेसिस पे ही जो अपना अगला टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, वो हम लोग समझेंगे। तो आप अच्छे से समझिए, थर्ड टाइप की जो क्वांटिटी है, पहले फंडामेंटल, फिर सप्लीमेंट्री, और तीसरी टाइप की जो क्वांटिटी है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जो दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। मीन्स ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज which depends upon other quantities। मतलब वैसी भौतिक राशियां जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। मिलियंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी है बेटा, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी ओनली 7, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ओनली 2, डिराइव्ड क्वांटिटी अनकाउंटेबल। जब तक आप साइंस पढ़ते रहेंगे, हर बार आप कुछ ना कुछ नए टर्म्स के बारे में जानेंगे। कोई भी टर्म जो नया आएगा वो डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, बिकॉज वो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। अब डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स के बारे में हमको जानना है, बहुत सारे यूनिट हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे पहले मान लो आप एरिया, ठीक है। एरिया होता क्या है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ का भी ऐसा यूनिट मीटर, ब्रेथ का भी ऐसा यूनिट मीटर, तो एरिया का ऐसा यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है बिकॉज एरिया लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ और ब्रेथ दोनों में से कोई चेंज होगा, एरिया चेंज हो जाएगा, इसलिए एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है।
और उसका जो यूनिट है ये डिराइव्ड यूनिट है, डेरिवेशन के बाद मिला, मिल के पैदा हुआ, ठीक है ना। मीटर मीटर मिल के बना मीटर स्क्वायर, डिराइव हुआ है ये। सेकंड है बेटा आपका मान लो वॉल्यूम, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, ब्रेथ का भी मीटर, हाइट का भी मीटर। मीटर गुने मीटर क्या हो गया बेटा, मीटर क्यूब। तीसरा जो क्वांटिटी है वो आप मान लो डेंसिटी। डेंसिटी होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास का ऐसा यूनिट केजी, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है बिकॉज ये मास और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ नंबर 4 में स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट हो गया किसका, स्पीड का। स्पीड डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रहा, इसलिए स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। देन आफ्टर आप आ जाइए वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर बेटा, टाइम का सेकंड। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस मीन्स दो पॉइंट के बीच का लेंथ है, तो उसका ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो वेलोसिटी का भी यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। उसके बाद आ जाए आप 6 नंबर में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है बच्चा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी का यूनिट अभी आप देखें मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद नंबर 7 में हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा मास का ऐसा यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का अभी आप सीखे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं और एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मान लो इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो सीजीएस यूनिट में बेटा मास का यूनिट ग्राम, सीजीएस में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, सेकंड तो सब में सेम रहता है, चाहे सीजीएस हो, एफपीएस हो, एमकेएस हो, ऐसा यूनिट हो, सेकंड सब में सेम रहता है। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 न्यूटन बराबर 1 इंटू केजी की जगह पे 1000 ग्राम, उसके बाद बाबू मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर और बाद में सेकंड का पावर -2। तो देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल टू 10 का पावर 3, 10 का पावर 2, 10 का पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर, सेकंड का पावर -2। ये सब सीजीएस में कन्वर्ट हो गया। ये जो क्वांटिटी है बेटा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का पावर -2, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं डाइन, ठीक है, डाइन बोला जाता है। देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन। न्यूटन बेटा ऐसा यूनिट है और डाइन सीजीएस यूनिट है। न्यूटन स्टैंड फॉर एसआई यूनिट एंड डाइन स्टैंड फॉर सीजीएस यूनिट, ठीक है। राइट करें। आई होप कि कहीं कोई डाउट इसमें नहीं हो सकता है। आसान सा क्वांटिटी है, बस नोटिस करने वाला एक ही बात है कि जिस डेराइव्ड क्वांटिटी का आपको यूनिट लिखना है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर उसका फॉर्मूला पता है आप बहुत आसानी से लिख लोगे, तो फॉर्मूला माइंड में रहे, इससे आपको बहुत सारा फॉर्मूले की भी जानकारी होगी। फिलहाल इसको आप जल्दी से नोट करो।
7 फिजिकल क्वांटिटी जो कि डेराइव्ड क्वांटिटी था उसका हम लोगों ने अभी यूनिट सीखा है। नंबर 8 में हम लोग बातचीत करेंगे वर्क का। बेटा वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी दो टाइप से समझिए, फोर्स को हम मास इनटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास का ऐसा यूनिट हो गया बेटा केजी, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर। तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2। इसको हम लोग जूल बोल सकते हैं, जूल बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2। अगर आप इसको सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो केजी की जगह पे हम 1000 ग्राम लिखेंगे, मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, और ये हो गया सेकंड का पावर -2। 100 ये देखिए 10 का पावर 3 और 100 का स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर है ना बेटा, तो मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, देन आफ्टर सेकंड का पावर -2। तो ये 10 का पावर 3 और 100 का स्क्वायर मतलब 10 का पावर 4, कुल मिला के 10 का पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2 को बाबू हम लोग बोलते हैं अर्ग, इसको अर्ग बोला जाता है। तो देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में आप डिस्कस कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², मीन्स 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। 1/2 एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, रियल नंबर है। 1/2 का कोई यूनिट नहीं, किसी भी नंबर का कोई यूनिट नहीं। उसके साथ साथ आपको यह भी माइंड में रखना है कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट, 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। उसके बाद बेटा लॉग का कोई यूनिट नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल का कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड में रखना है। 1/2 का कोई यूनिट नहीं। देन आफ्टर आ जाइए मास। मास का ऐसा यूनिट बेटा केजी। फिर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है बट स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर कर दिए। ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर, ये ऊपर गया तो सेकंड का पावर -2। केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2 को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स अभी सीखे हैं आप, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2 को हम लोग जूल बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या हो गया बेटा? जूल हो गया। और इसका भी सीजीएस यूनिट क्या होगा बेटा? अर्ग। अर्ग कैसा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। जूल कैसा यूनिट है? एसआई यूनिट है। उसके बाद 10 नंबर में आप आ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, ठीक है, mgh। m मीन्स मास, ऐसा यूनिट हो गया kg। g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और h बोले तो हाइट, मीटर। ये हो गया kg मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर ऊपर गया तो सेकंड का पावर -2। वंस अगेन kg मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2, जिसको क्या बोला जाएगा? जूल बोला जाएगा। ओके। उसके बाद नंबर 11 में आप डिस्कस कर सकते हो प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू बेटा फोर्स बाय एरिया, ठीक है। फोर्स का ऐसा यूनिट अभी आप पढ़े हैं न्यूटन, एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल, इसको पीए से डिनोट करते हैं। उसके बाद लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है
और लीनियर मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P इज इक्वल टू mv। तो मास का ऐसा यूनिट हो गया बेटा kg, वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। तो लीनियर मोमेंटम का ऐसा यूनिट हुआ kg मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आप आ जाओ इम्पल्स होता है फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, ठीक है, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। तो फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन, स्मॉल टाइम का हो गया सेकेंड, मीन्स इम्पल्स का यूनिट न्यूटन सेकेंड आप बोल सकते हैं। या अगर आप फोर्स को डिवाइड करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन में, तो न्यूटन फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, ये आएगा। पक्का बात है ना कि न्यूटन फोर्स की जगह पे फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, तो ये भी निकल के आएगा केजी मीटर सेकेंड का पावर -2। यहां से आप एक चीज ये नोटिस कर सकते हैं बाबू कि दो फिजिकल क्वांटिटी का या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट सेम हो सकता है। जैसे वर्क का भी ऐसा यूनिट जूल है, काइनेटिक एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल है, पोटेंशियल एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल है, ठीक है। यहां आप देखिए लीनियर मोमेंटम का ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड है, इम्पल्स का भी ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि एक यूनिट का एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट होगा, एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का भी एक यूनिट हो सकता है, सेम यूनिट हो सकता है। मोर देन वन, मोर देन टू, मेनी मोर क्वांटिटी मे हैव सेम ऐसा यूनिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो से ज्यादा क्वांटिटी का भी ऐसा यूनिट सेम हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको आप जल्दी से राइट करो। उसके बाद हम लोग 14 नंबर में डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। मोमेंट ऑफ फोर्स, बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क भी बोलते हैं, एंड टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ पे जो आर है ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और एफ मतलब फोर्स होता है। अब इसका यूनिट आप लिखेंगे तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, फोर्स का न्यूटन, ये न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर को भी आप जूल बोलते हैं, न्यूटन मीटर को भी जूल बोला जाता है। उसके बाद आप आ जाओ प्रेशर के बारे में। फोर्स बाय एरिया, प्रेशर हम लिख दिए। स्ट्रेस समझिए, स्ट्रेस का भी फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स बाय एरिया। तो अभी आप बोलोगे कि सर फोर्स बाय एरिया को आपने लिखा था अभी प्रेशर, अभी आप स्ट्रेस लिख रहे हो। ठीक है, फोर्स बाय एरिया को कभी कभी प्रेशर और कभी कभी स्ट्रेस बोलते हैं, बट ऐसा डिफरेंस क्या है? तो दोनों फोर्स बाय एरिया, उसको हम प्रेशर कहाँ बोलेंगे, फोर्स बाय एरिया को हम स्ट्रेस कहाँ बोलेंगे? वेरी सिंपल। एक्चुअली में सॉलिड बॉडी दो टाइप से क्लासिफाइड होता है। एक सॉलिड बॉडी वैसा होता है जिस पर आप कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, खुद से कभी अपना ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगा। वैसे सॉलिड बॉडी को प्लास्टिक सॉलिड बॉडी बोलते हैं। और एक सॉलिड बॉडी वैसा होता है बेटा जो फोर्स लगाने के बाद डिफॉर्म तो होता है, बट फोर्स जैसे ही आप हटाओगे अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेगा। जैसे आपका स्प्रिंग है, रबर है, ये सब ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो अपने कॉन्फ़िगरेशन को, अपनी बनावट को रीगेन करता है। ऐसे सॉलिड बॉडी को हम लोग इलास्टिक बोलते हैं। दूसरी तरफ जो परमानेंटली डिफॉर्म कर जाता है, जैसे बोन, हड्डी, बोन चाइना, चीनी मिट्टी का जो बर्तन आता है परमानेंटली डिफॉर्म कर जाएगा। ग्लास परमानेंटली डिफॉर्म करेगा।
खुद से अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगा। तो प्लास्टिक सॉलिड बॉडी जो परमानेंटली डिफॉर्म करता है, उस पे अगर फोर्स बाय एरिया का बात हो तब उसको प्रेशर बोलेंगे, या लिक्विड के केस में फोर्स बाय एरिया को प्रेशर बोलेंगे, गैस के केस में भी फोर्स बाय एरिया को प्रेशर बोलेंगे। बट अगर हमारा सॉलिड बॉडी, जो हमारा सॉलिड बॉडी है वो इलास्टिक बॉडी है, तो इलास्टिक बॉडी के लिए फोर्स बाय एरिया को स्ट्रेस बोलेंगे। इलास्टिक बॉडी के लिए फोर्स बाय एरिया को स्ट्रेस बोलेंगे। यूनिट का कोई लोचा नहीं है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पास्कल बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रेन के बारे में। बच्चा, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, अब डायमेंशन के बेसिस पे ऑब्जेक्ट 3 टाइप का होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसमें सिर्फ लेंथ होता है, लेंथ के कंपैरिजन में उसके पास मोटाई चौड़ाई नहीं होता है, उसको हम लोग 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आप धागा समझिए, धागा, रील वाला धागा बहुत बहुत लंबा होता है, लेकिन उसके लेंथ के कंपैरिजन में उसके पास मोटाई चौड़ाई नहीं है। इलेक्ट्रिक वायर बहुत लंबा लंबा होता है, बट लेंथ के कंपैरिजन में उसके पास मोटाई चौड़ाई बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सेकंड जो है आपका 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। आप अपने कॉपी के पेज को टच करो, उसमें एक लेंथ भी है, एक ब्रेथ भी है, लेकिन उसके पास थिकनेस नहीं है। सिर्फ 2 ही डायमेंशन है, लेंथ है और ब्रेथ है, थिकनेस नहीं है, तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया। कोई भी शीट 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका बोर्ड बेटा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 4 फीट लंबा है, 3 फीट चौड़ा है, लेकिन इसका थिकनेस बिल्कुल ½ इंच के बराबर है। तो लेंथ और ब्रेथ के कंपैरिजन में इसके पास थिकनेस नहीं है, मीन्स ये आपका 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। आपका क्लासरूम, आपके घर का रूम, ये सब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और इसके पास एक हाइट भी है, थिकनेस भी है। ब्रिक, ईटा समझते हैं आप, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस तीनों कॉम्परेबल है, किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। तो वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस तीनों हो, मतलब अल्टीमेटली जिसमें वॉल्यूम हो, उसको हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जिसमें लेंथ हो 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों हो, मतलब एरिया हो, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होने का मतलब अल्टीमेटली उसके पास वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम वाला ऑब्जेक्ट आपका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया। अब ना बेटा, डायमेंशन के आधार पे ऑब्जेक्ट 3 टाइप का होता है, इसलिए स्ट्रेन भी 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ बट्टा ओरिजिनल लेंथ, और ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में होगा। दूसरा होता है बेटा आपका एरिया स्ट्रेन। एरिया स्ट्रेन 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में होगा और इसका फॉर्मूला होगा डेल ए बाई ए, चेंज इन एरिया बाई ओरिजिनल एरिया। तीसरा होता है आपका बेटा वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में होगा और इसका फॉर्मूला होगा चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। अब अगर आप यूनिट की बात करते हो तो चेंज इन लेंथ का यूनिट भी मीटर, ओरिजिनल लेंथ का भी मीटर, ये कट के 1 हो गया। अगर आप एरिया स्ट्रेन से भी निकालना चाहेंगे तो चेंज इन एरिया मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर, ये भी कट के बेटा 1 हो गया। यहां से आप निकालना चाहेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम मीटर क्यूब
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम मीटर क्यूब, ये भी कट के 1 हो गया। इसका मतलब कि आपको पता क्या चला कि स्ट्रेन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। मीन्स इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। अच्छा, उसके बाद 16 नंबर में हम लोग डिस्कस करते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं और इसको ईटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ईटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो बेटा आप सोचो कि स्ट्रेन तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, जो यूनिट स्ट्रेस का होगा वही यूनिट कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का होगा। तो स्ट्रेस होता है फोर्स बाई एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं। ओके, एक और स्पेस है, नीचे कवर कर लेते हैं। एक हम आपको समझाएंगे मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब इसका ऐसा यूनिट हो गया। राइट किया जाए। आई होप 17 हम लोग डिस्कस किए हैं। 18 नंबर में आप समझिए रेट ऑफ मास। रेट ऑफ मास मतलब बेटा ये जो रेट शब्द है ना, फिजिक्स में एक टेक्निकल वर्ड है। रेट शब्द जिसमें लगा उसको टाइम से डिवाइड करना है। एकदम माइंड में गुरु मंत्र माइंड में सेट कर लो। रेट जिसमें लगा उसको टाइम से डिवाइड करना है। तो रेट ऑफ मास का मतलब मास बटा टाइम। मास का यूनिट हो गया केजी, टाइम का हो गया सेकंड, तो रेट ऑफ मास का यूनिट हो गया केजी पर सेकंड। उसके बाद 19 नंबर में आप समझिए रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है बेटा वॉल्यूम बाय टाइम। तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, टाइम का यूनिट सेकंड, ये हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड। या वॉल्यूम का कभी कभी यूनिट लीटर भी आता है, तो लीटर पर सेकंड भी आप इसको समझ सकते हैं, बट ऐसा यूनिट में बात करना है तो मीटर क्यूब। उसके बाद 20 नंबर में आप आ जाओ वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट शब्द जो है ये भी बहुत सारे क्वांटिटी के बाद में लगता है, जैसे टाइम ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट शब्द जहां लगेगा उसको डिस्टेंस से डिवाइड करना है। मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट बराबर वेलोसिटी बटा डिस्टेंस, या लेंथ भी आप लिख सकते हो, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। मीटर मीटर उड़ गया, पर सेकंड हो गया यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट का। उसके बाद बच्चा 21 नंबर में टाइम ग्रेडियंट भी कर ही लो आप। तो टाइम ग्रेडियंट क्या होगा, टाइम बटा डिस्टेंस। लिख ही देता हूं मैं, टाइम ग्रेडियंट। टाइम ग्रेडियंट का फॉर्मूला बनेगा टाइम बाय डिस्टेंस। टाइम का यूनिट सेकंड, डिस्टेंस का मीटर, सेकंड पर मीटर। ठीक है। 22 नंबर में
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट लिखो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। न्यूटन साहब ने दो मासिव ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है तो उस फोर्स का वैल्यू होता है F बराबर G_m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास m1 m2 के बीच में, एक मास आप मान लो ये m1 है, एक दूसरा मास आपका ये m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगता है F बराबर G_m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमको G का यूनिट चाहिए, तो ऐसा करते हैं आर स्क्वायर को लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफ आर स्क्वायर बराबर G_m1 इंटू m2, देयरफॉर G बराबर एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। तो बेटा फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका यूनिट हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, राइट करो आप। उसके बाद नंबर जब वो अपना नंबर तो लोग सही से नंबरिंग कर लोगे। और एक और बात हम आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहेंगे, जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई करो, जब भी आप मेरा वीडियो देखो, द बेस्ट मेथड फॉर लर्निंग इज कि आप जैसे ही एकदम पढ़ने के मूड में बैठो, पूरी तरह से आप सोच के बैठो कि मुझे पढ़ना है भाई और कुछ नहीं करना, आराम से वीडियो को ओपन कर लो, सामने अपना कॉपी पेन रखो, जैसे हम टॉपिक लिखते हैं आप भी टॉपिक लिखो, जिस तरह से हम टॉपिक को डील करते हैं उसी तरह से आप अपना साथ साथ में नोट्स मेरे साथ बनाते चलो, मेरे साथ डिराइव करो। उसी अंदाज में बेटा हम आपका वीडियो बनाते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। और समझ में आने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप मेरे साथ साथ क्वांटिटीज़ को लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, उसका यूनिट लिखिए, जो हम बोल रहे हैं उससे आपको हेल्प मिलेगा, सामने आपका वीडियो प्ले होगा, आराम से सारा टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, एकदम इस चीज को जरूर करना बेस्ट रिजल्ट के लिए। ऐसा नहीं है स्क्रीनशॉट मार के नोट्स लिख लिए, ऐसा नहीं करो, मेरे संग संग नोट्स बनाते चलिए। जैसे जैसे वीडियो का फ्लो हो रहा है, लेक्चर का फ्लो हो रहा है, एकदम उसी तरह से आप उसको लिखते चलिए। ठीक है, जब हम समझाएं उसको समझिए, फिर जो हम बोलते हैं कि ठीक है अब आप राइट करो, आप उस टाइम उसको राइट करो, समझ के राइट करो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो बहुत जल्दी अपने कोचिंग का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे किसी भी टाइप का कोई भी डाउट एनी टाइम क्लियर कर सकते हैं। विद इन 24 आवर आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। एट अ सडन तो नहीं मिलेगा, आप पता नहीं आप किस टाइम कमेंट करोगे, किस टाइम आपको प्रॉब्लम होगा, बट विद इन 24 आवर आपका प्रॉब्लम हर हाल में सॉल्व हो जाएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। बेस्ट मेथड है कि आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए, मेरे साथ साथ कंटिन्यू रहिए, लेक्चर को देखिए। अभी बेटा आपके फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाले हैं और आई जस्ट मेक यू श्योर, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी ये बात को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम का फेवरेट टीचर मैं ही रहने वाला हूँ, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ये मैं अभी आपको बोल रहा हूँ और बाद में कंफर्म आप अपने आप इस बात को प्रूव कर लोगे, बोलोगे सर आपने सही बोला था। तो ये जो अपना अप्लाइड फिजिक्स 1 या अप्लाइड फिजिक्स 2 जो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में, मस्त मस्त चैप्टर है। इस बार जो अपडेट हुआ है इसमें आईआईटी मेडिकल का भी चैप्टर इंक्लूड हुआ है, सिलेबस और ज़्यादा वास्ट और प्यारा हो गया है। मस्त बने रहिए, धीमे धीमे अभी बेटा स्टार्टिंग है, वीडियो का फुल सेटलमेंट भी नहीं है, थोड़ा लाइट का भी इशू है। बहुत जल्दी एकदम मस्त क्लासरूम जैसा माहौल में वीडियो भी बनेगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंटिन्यू वॉचिंग। अब हम लोग कुछ और क्वांटिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। जैवा में नंबर होगा तो लोग कर लेगा, 22-23 नंबर होगा कुछ, चलो हम 23 मान के काम कर लेते हैं। 23 में हम लोग
क्या डिस्कस करेंगे? तो 23 में हम आपको बताते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है बेटा, W बराबर Q इंटू V, ये फॉर्मूला आप माइंड में रखना। W मीन्स वर्क डन होगा, W बोले तो वर्क डन, V बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, और Q है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। Q क्या है मेरा बच्चा? इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ से बेटा डेफिनेशन से हमको लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। तो V बराबर W बाई क्यू, W मीन्स वर्क, इसको आप kg मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -2 भी लिख सकते हैं, वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करके। बट आपको शॉर्टकट में पता है कि वर्क का ऐसा यूनिट हो गया जूल, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब को हम लोग वोल्ट बोलते हैं। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट हम माइंड में क्या याद रखेंगे? वोल्ट याद रखेंगे। उसके बाद आ जाओ आप रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद रेसिस्टेंस। ओके, तो आप ना 10th क्लास में पढ़े होंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई आर, ये जो R है यहाँ पे इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो R बराबर हो जाएगा बेटा V बाई आई, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उसका ऐसा यूनिट वोल्ट, I मतलब करंट, उसका ऐसा यूनिट एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को ओम बोला जाता है और इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ओम। तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट माइंड में रखिएगा, ओम होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या होता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उससे होके बहने वाले करंट को रोकता है, रेसिस्टिविटी। आप ना फॉर्मूला पढ़े होंगे इस तरह से कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वायर जितना लंबा होगा उतना ज्यादा उसमें रेसिस्टेंस होगा, एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इन दोनों इक्वेशन को आप मैच करेंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, देयरफॉर R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। यहाँ पे जो रो है ये है बेटा रेसिस्टिविटी, तो रो का वैल्यू निकालेंगे, ए जाके मल्टीप्लाई होगा, R A बाई L, R मतलब रेसिस्टेंस, इसका ऐसा यूनिट ओम, एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ का यूनिट मीटर, 1 मीटर उड़ा दो, ओम मीटर, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर। एक और टॉपिक समझ लो, एक और यूनिट समझ लो। मान लो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बेटा कंडक्टिविटी होता है रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, मतलब कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टिविटी। ओके ना, तो 1 बाई रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर, ओम ऊपर गया तो पर ओम पर मीटर। पर ओम को ना साइमन भी बोलता है, साइमन एस से डिनोट करता है, ठीक है, साइमन बोलता है पर ओम को, तो ये हो गया साइमन पर मीटर। ठीक है, ओके। आई होप कि 26 तक फिजिकल 26 फिजिकल क्वांटिटी का हम लोगों ने डेराइव्ड यूनिट देखा, उसका डेरिवेशन से यूनिट समझा, और इतने देर में ये चीज क्लियर हो गया है कि अगर अपने पास फॉर्मूला रहेगा किसी फिजिकल क्वांटिटी का तो हम उसका यूनिट लिख सकते हैं। सो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद करना। 26 का हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कराया, मतलब 26 फिजिकल क्वांटिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उसका यूनिट लिखना सिखाया। अगले लेक्चर में हम लोग बेटा डायमेंशनल एनालिसिस पे बातचीत करेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग डायमेंशन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में जानेंगे, यूज ऑफ डायमेंशन, कि डायमेंशन का इस्तेमाल कैसे होता है। देन आफ्टर हम आपको उसमें
लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन बताएंगे कि डायमेंशन का लिमिट क्या होता है। ये वीडियो ग्रुप 1 के बच्चों के लिए था, अप्लाइड फिजिक्स 1 के लिए था। अगला लेक्चर जल्दी ही आप तक पहुंचने वाला है। कंटिन्यू वॉचिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर।